अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट एंड वुड बी कम्प्लीटली फाइन। सबसे पहले तो इफ़ माई वॉइस साउंड स्लाइटली ऑड तो आप लोग प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। एज आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मेरी आवाज़ हो सकता है कि थोड़ी सी अजीब लग रही हो। टाइटल थंबनेल से आप लोगों को आज की वीडियो का आइडिया तो हुआ होगा, लेकिन ये कोई पेक्यूलियरली एपिसोडिक रिव्यू नहीं है, लेकिन एपिसोडिक रिव्यू के साथ एक कपल पे कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू शेयर माई इनसाइट। आई एम श्योरली टॉकिंग अबाउट रंजिश कल्ब। और लास्ट मैंने एक वीडियो जो इस पे अपलोड की थी, यू गाइज शेयर योर जेन्युइन रिव्यूज़ एंड यू कम अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो वो भी ऑलरेडी एक रिव्यू बेस्ड वीडियो थी और उसमें आप लोगों ने शायान से रिलेटेड काफ़ी ऐसे पॉइंट्स जो है वो उठाए थे। आई इन माई ओपिनियन डोंट कंसिडर दैम कम्प्लीटली करेक्ट। वेल आई नो दैट्स योर ओपिनियन, आप लोगों का पर्सपेक्टिव है, बट आई हैव कम अप विद दिस थिंग टू क्रिटिकली एनालाइज एंड डेफिनेटली टू रिव्यू सच पॉइंट्स। तो फिर मेरे ज़हन में वो सारी बातें थी और उनके जवाब भी थे, एंड आई वाज प्लानिंग कि मैं इस पर भी कोई वीडियो बनाऊँ। देयर वाज अ कमेंट हु सेड कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में जो है वो ज़्यादा बात आसिम पे और फलक पे की है, एंड आई मिस्ड हूर एंड अबान। मे बी उनको वो कैरेक्टर स्पेसिफिकली पसंद होंगे। एंड ऑल्सो अनदर वन दे सेड कि मैंने शायान पे जो है वो ज़्यादा बात नहीं की। आई कम्प्लीटली गेट इट, सबके अपने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं या कपल्स हैं, एंड दे वांट कि उस पर भी इक्वली उसी तरह ही बात की जाए। तो जनरली एज अ रिव्यूअर आई डोंट वांट टू बी बाइस्ड। डेफिनेटली इट्स ऑल अपॉन मी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं न्यूट्रल रहूँ और आप लोगों तक वो सारी इंसाइट्स शेयर करूँ ऑन अ जनरल नोट। तो मैंने आसिम और फलक के बारे में ज़्यादा बातें उन वीडियोज़ में इसलिए की क्योंकि आसिम जो है वो सबके लिए ग्रीन फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर है। ही इज़ माई फेवरेट एज वेल, बट उसमें कुछ ऐसी सर्टन ट्रेड्स भी हैं जो कि इतनी ओपनली विजिबल नहीं होती, या सब जो है वो उन ट्रेड्स की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे होते। तो आई थॉट कि मैं उस पर बात करूँ, मैं कुछ उन ट्रेड्स को आपके साथ जो है वो शेयर करूँ। और इक्वली समटाइम्स ये होता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ट्रेड्स को लेके, उनके ओवरऑल एट्रीब्यूट्स को लेके, उनके बिहेवियर को लेके थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज होती है रिस्पेक्टिवली अदर कैरेक्टर्स के। तो आसिम ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट कैरेक्टर। उसको पसंद करना ना पसंद करना एक अपनी तरफ, लेकिन मेरी कोई बायसनेस नहीं है किसी भी कैरेक्टर की तरफ। तो मैं उन वीडियोस में ज़्यादा बात आसिम पे या फलक पे इसलिए करी थी क्योंकि सर्टनली तो वो रिव्यू की तरफ रेफर करा था, डिमांड की गई थी। एंड सेकेंडली सबके जो है वो सब्सटेंशियल आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा उस कपल को लेके थे, उनकी कुछ बातों को लेके थे, एंड डेफिनेटली शायान ज़ीनिया की तरफ भी थे। एंड थर्डली एज आई ऑलरेडी मैंशन के कुछ कैरेक्टर्स जो है वो उनकी ट्रेड्स इतनी पेक्यूलियरली विजिबल नहीं होती। जैसे मुझे लगता है कि आसिम को सब बहुत गुडी बॉय और उसी तरह का एक अच्छा परफेक्ट मैन कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच एक्चुअली मेक हिम रिलेटेबल टू लाइफ, अ कैरेक्टर के जिसमें इस तरह से फ्लॉज भी हैं और उसके एक गुड ट्रेड्स भी जो है वो मौजूद हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, हूर और अबान की अगर बात की जाए तो अबान एज आई ऑलरेडी मेंशन ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। उसकी ग्रोथ इस नॉवल में मैं अगर बात करूँ तो दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट ग्रोथ, क्योंकि ही हैड लिटरली कम अप अ लॉन्ग वे। लाइक उसने बहुत टॉक्सिसिटी से खुद को बहुत बेहतर किया, एक लर्नड कैरेक्टर में डेवलप हुआ है। तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी विजिबल है, तो मैं ज़्यादा जो है वो उस पर बात नहीं कर सकी क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रेट और क्लियर है, उनकी तरफ इतनी इनसाइट की ज़रूरत नहीं थी। वेल, कमिंग ऑन टू शायान, शायान के बारे में मैंने थोड़ी बहुत बातें शेयर की थी और ज़ीनिया के बारे में भी, लेकिन आई वाज वेटिंग कि कब पर्टिकुलरली इनकी अपनी एपिसोड्स आएंगी तो मैं शायान पे ज़्यादा बात कर लूँगी। और आप लोगों के जो कमेंट्स थे उसमें भी आप लोगों ने ज़्यादा जो फर्दर पॉइंट्स उठाए हुए थे या आर्ग्यूमेंट्स थे आप लोगों के, फिर वो शायान और ज़ीनिया की तरफ थे। तो इन दिस वीडियो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिव्यू शायान्स कैरेक्टर, हिज एट्रीब्यूट्स, हिज पेक्यूलियर बिहेवियर टुवर्ड्स ज़ीनिया, और ज़ीनिया की भी जो ट्रेड्स हैं अलॉन्ग विद ऑल द आर्ग्यूमेंट्स यू गाइज पुट अप और आप लोगों ने कमेंट्स में मेंशन किया था। फर्दर मैंने सोचा कि रिसेंटली जो एपिसोड अपलोड हुई थी वो भी शायान और ज़ीनिया के बारे में ही थी, तो चले मैं स्लाइटली उसको भी रिव्यू कर लूँगी, साथ में पॉइंट्स को उसके साथ भी लिंक कर लूँगी। सो दिस वॉज बेसिकली द इंट्रोडक्टरी थिंग और काइंड ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड आई वांटेड टू शेयर बिफोर रिव्यू। तो चले लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिव्यू। आई होप सो आप लोगों में से कोई ऑफेंड ना हो, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स को मेंशन कर रही होती हूँ और आप लोगों के उठाए हुए वैलिड आर्ग्यूमेंट्स में भी फर्दर जो है वो अपनी इनसाइट शेयर कर रही होती हूँ, पर्सपेक्टिव्स जो है वो शेयर कर रही होती हूँ। बिकॉज मैं काफ़ी दफ़ा इस बात को क्लियर किया है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को डेफिनेटली उठाऊंगी और आप लोग जो व्यूज़ शेयर करेंगे मैं उन्हें कंसिडर करूँगी अलॉन्ग विद माई ओन रिव्यू। तो वंस अगेन आई होप सो कि आप लोगों को कुछ बुरा ना लग रहा हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग इसे जो है वो अपने फीडबैक में शेयर करते हैं। तो एज ऑब्वियसली दिस चैनल इज़ अ वॉइस, उस हिसाब से आप लोग जितने व्यूज़, जितने आर्ग्यूमेंट्स अपने शेयर करेंगे, जैसा फीडबैक देंगे, उसका हो सकता है कि इम्पैक्ट जो है वो लिखने पे पड़ जाए। और अगर वो इम्पैक्ट इतना नहीं भी पड़ा तो एटलीस्ट यू गाइज वुड लर्न एज वेल, आई माई सेल्फ वुड लर्न एज वेल, तो देयर वुड बी अ हेल्दी एक्सचेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स। तो ये आई थॉट सो कि मुझे ये बात जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि मे बी कोई ऑफेंड ना हो जाए कि उनके कमेंट्स को जो है वो मैं क्यों उठा रही होती। इस चैनल पे रिव्यू के साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स को भी कंसिडर करना है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें। आई एम वेरी हैप्पी, देयर आर फ्यू पीपल और सर्टेनली ऑलमोस्ट हर वीडियो के नीचे ही इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आई वांट प्रेजेस या आप लोग जो है वो मेरे बारे में कुछ कह रहे हो, जितना आप लोग नॉवल को डिस्कस कर रहे होते हैं, राइटर के काम पे फीडबैक दे रहे होते हैं। तो फॉर मी आई थिंक सो दैट्स क्वाइट अ हेल्दी इनिशिएटिव फ्रॉम यू गाइज एज वेल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप ज़्यादा फीडबैक शेयर किया करें। और जो भी ऑडियंस न्यू है, फर्स्ट टाइम भी वीडियो को देख रही है, तो मैं उन्हें भी ये कहूँगी कि यू गाइज कैन से व्हाटएवर यू वांट टू। लोगों का जो फीडबैक है, आप लोगों की ये बातें हैं, ये आवाज़ बन सकती है। डेफिनेटली मैं इसी वजह से जो है उनको शेयर भी कर रही होती हूँ। ऑल्सो द आर्ग्यूमेंट्स आई
क्वाइट कंसिडर के जो बहुत वैलिड भी हों, फिर उस पर अग्री करना या ना करना इट्स ऑल अप टू यू गाइस। बट कभी कभी ये होता है कि वी आर रिस्ट्रिक्टेड विद फ्यू थिंग्स। सबसे पहले जो एक कमेंट है उसमें एक आर्ग्यूमेंट जो है वो उठाया हुआ है, वो ये है कि जीनिया डिजर्व्स अ बेटर पार्टनर देन शायान, क्योंकि शायान जो है ही ऑलवेज क्रेव्स फॉर अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट। शायान पर्टिकुलरली इग्नोर्ड जीनिया एंड लुक्ड डाउन अपॉन हर जस्ट बिकॉज शी शोड द लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हर एक्स हस्बैंड। फिर ये भी लिखा हुआ है कि एना के साथ तो जो है वो ट्रीटमेंट काफ़ी स्पेशल फील करवाने वाला है उसे, और एज अ हस्बैंड जो है वो जीनिया के साथ ट्रीटमेंट जो है वो उतना इक्वली वेलकमिंग या हेल्दी नहीं है। वेल आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, बिकॉज अगर ये कहा जाए कि जो जीनिया है शी डिजर्व्स अ बेटर पार्टनर देन शायान, इट कुड बी योर पर्सपेक्टिव, बट अगर हम उसको पेक्यूलियरली शायान के कैरेक्टर के साथ समझ के देखें तो आई मस्ट से कि ही इज़ वन ऑफ द परफेक्ट पार्टनर। आपने उनके रिलेशनशिप के स्टार्ट की मिसाल दी है। रिलेशनशिप के स्टार्ट से ही देखा जाए तो शायान इज़ वर्किंग एज अ गिविंग हस्बैंड। कौन से ऐसे टाइम्स हैं जब शायान ने और बिहेव किया हो? आई डोंट थिंक सो। उनके रिलेशनशिप के स्टार्ट में तो कॉम्प्लिकेशंस ही बहुत थी, दो वो इतनी क्लियरली विजिबल नहीं थी लेकिन वो बहुत माइनर थी, एज इफ वन इज इन्वॉल्व इन अ पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर के कोई साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन वो सारी चीज़ें इक्वली विजिबल भी हैं। जीनिया की छोटी छोटी एफर्ट्स थी और डेफिनेटली शायान वाज प्लेइंग हिज पार्ट एज वेल। इट वाज दैट सर्टन एपिसोड व्हाइल दे बोथ वर मेकिंग लव और जीनिया ने जो है वो अपने प्रीवियस हस्बैंड का नाम ले लिया इन द हीट ऑफ दैट मोमेंट। तो गाइज दैट इज सच अ नेचुरल थिंग, वो किसी भी मर्द को ट्रिगर कर सकती है। उन सर्टन इवेंट्स की वजह से शायान शोड अ साइलेंट एंड अ पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स जीनिया। नाउ अगर हम उन सारी एपिसोड्स की और रिलेशनशिप के स्टार्ट की या उस स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करें तो शायान लिटरली स्लेप्ट इन अ वे कि वो चीज़ उसको ट्रिगर कर गई और उसके बाद उसका बिहेवियर जो है वो और था। जीनिया वाज ट्राइंग के एज इफ टिपिकली जो औरतें कर रही होती हैं कि हम कोशिश करें अपने रिलेशनशिप को किसी ना किसी तरह पैरेलली बेहतर बना सकें, और वो ये सारी कोशिशें कर रही होती हैं। लिटरली इज जीनिया द ओनली गिवर इन द रिलेशनशिप? व्हाट अबाउट शायान, हिज केयर, हिज अटेंशन, हिज लव टुवर्ड्स जीनिया? और वो छोटे छोटे एक्ट्स में सारा टाइम तो वो दिखा रहा होता है। मेरे नज़दीक तो मैं ये कहूँगी एट वन पॉइंट मुझे ये था कि शायान बहुत ही ज़्यादा जीनिया का हो गया। व्हाट अबाउट हिज ओवरऑल रिलेशनशिप विद हिज सिबलिंग्स? यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो अपने रूम तक या ऑफिस तक स्टक हो गया। एंड यू गाइज आर लिटरली सेइंग कि जीनिया इज द गिवर इन द रिलेशनशिप। जीनिया के हेल्थ इश्यूज जो है वो हमेशा से पैरेलली चलते रहे जब से वो उसकी शादी हुई है शायान के साथ। और शायान स्टार्टिंग में तो क्योंकि उनकी इतनी बन नहीं सकी आपस में, लेकिन ही वॉज डेफिनेटली ट्राइंग, और उस ट्राइंग प्रोसेस जो है वो विजिबल है, वो नज़र आ रहा होता है। इट वॉज जस्ट दैट स्पेसिफिक मोमेंट जिसमें जीनिया जो है वो मोमेंट का नाम ले लेती है, एंड फॉर लाइक अ टिपिकल मैन दिस थिंग इज क्वाइट अ बिग वन। वो शायान के दिल में बैठ जाती है और वो इन द हीट ऑफ दैट मोमेंट, क्योंकि जीनिया जो है वो थोड़ी अनकॉन्शियस होती है और डेफिनेटली शी डोंट नो कि उसने मोमेंट का नाम ले लिया, और शायान फिर उस बात पे पर्टिकुलरली ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि वो थोड़ा साइलेंट या पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग जाता है, जिसको आपने फर्दर ये कहा कि एज ही इज़ द ओनली मैन जिसने जीनिया पे हाथ उठाया है। ही एक्चुअली डिड नॉट स्लैप्ड हर। उसने हाथ ज़रूर उठाया था लेकिन मारा नहीं था। एंड आई एम हियर नॉट जस्टिफाइंग कि हाथ उठाना जो है वो मारने की कैटेगरी में नहीं आता। डेफिनेटली एन एक्ट इज समथिंग एल्स और उस चीज़ का इनिशिएटिव लेना इज समथिंग एल्स। टू डिफरेंट थिंग्स। आप डेफिनेटली उन्हें इक्वल स्केल पे नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी आई नो दिस इज रॉन्ग कि शायान ने कोशिश की या वो गुस्से में आ रहा था और उनके उस बेंटर की वजह से ही वॉज वेरी हार्श टुवर्ड्स जीनिया। दैट वॉज द मोमेंट जहाँ से हम शायान का ओवरऑल टर्न देखते हैं कि किस तरह से उसने जीनिया से माफ़ी मांगी। उसने क्लियरली सिंपली अपने वर्ड्स के थ्रू हर उस बात को ओपनली डिपिक्ट किया जो उसने अपने दिल में रख ली हुई थी, और उसने क्लियरली उसे माफ़ी मांगी। आई थिंक सो दैट वाज द वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट कि उसमें कुछ भी और नहीं बनता था, किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं बनती थी। दैट मोमेंट जस्ट नीडेड प्लेन सिंपल अपॉलॉजी, और शायान उसे माफ़ी मांगता है। दैट फर्दर आई मस्ट से ट्रिगर्ड जीनिया, या वो ये कहेंगे कि उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी वो बहुत हद तक बाहर आ गई। एंड शायान इज़ नॉट इन द नीड ऑफ अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट। वो उसको इक्वली उतना ही प्यार से ट्रीट कर रहा होता है। इट जस्ट दैट ही इज़ वेरी हैप्पी विद द लव ऑफ हिज लाइफ। तो वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल है, और वो उसके सामने जान के वन कुड से कि लाड दिखा रहा है, वो इस तरह से डिपिक्ट कर रहा है, क्योंकि लाड भी इंसान उसी को ही दिखाता है जो आपके लाड उठाए। बट इन कंपैरेटिव टू दैट हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जीनिया ही जो है वो गिवर है रिलेशनशिप में। शायान की गिविंग नेचर ही है जिसमें फर्दर आप लोग और क्वेश्चन कर रहे होते हो कि क्या उसको कैनोला भी लगाना है, क्या उसको जीनिया को खुद ही दबाना भी है, क्या उसे वॉशरूम भी लेकर जाना है। देन दीज आर टू कॉन्ट्रेरी पॉइंट्स। यू कांट वंस से कि वो केयर नहीं कर रहा और दूसरी साइड पर आप लोग ये कहो कि वो इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है। डेफिनेटली आई गेट इट कि हर चीज़ को जो है वो एक मीडियोकर बेस पे होना चाहिए। तो मैं उस लिहाज से समझती हूँ कि दैट्स अ कंप्लीट मिसकंसेप्शन, एज इफ शायान ओनली वांट्स लव या केयर फ्रॉम जीनिया ऑल द टाइम। इट्स जस्ट सिंपली दैट ही फील्स सो कंफर्टेबल विद हर। उसको उसके साथ अच्छा लग रहा होता है और तभी वो उसका हर काम खुद करने की कोशिश कर रहा होता है। वेल, इस पे मैं फर्दर आगे भी बात करती हूँ कि किस हद तक मैं इसे एग्री करती हूँ या नहीं, या ये कितना वैलिड पॉइंट है या नहीं। फर्दर आपने ये बात की कि क्योंकि वो अपने पिछले हस्बैंड को जो कि मोमिन था उसकी तरफ एक रिस्पेक्ट और एक लव जो है वो शो कर रही थी, तो ये एक वजह है कि शायान ने उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट रखा। और आपने जिस तरह से मेंशन किया हुआ है वो ये है कि दैट एज इफ इट्स नॉट अ बिग थिंग। आई मस्ट से दिस इज क्वाइट अ डिबेटेबल पॉइंट एंड इट्स सच अ सेंसिटिव इशू। फॉर एग्जाम्पल, अब एक इंसान है, उसकी सेकंड मैरिज है, वो अपनी फर्स्ट मैरिज को गुजार आई हैं, और चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, आई एम हियर टॉकिंग इन अ कंप्लीटली ऑन अ इक्वल नोट, तो वो अपने प्रीवियस या अपने एक्स पार्टनर का नाम जो है वो अपने करंट पार्टनर के सामने ले रहा है, और वो भी उन बहुत सेंसिटिव मोमेंट्स में। तो वुडंट दैट थिंग ट्रिगर्ड द करंट पार्टनर?
आई थिंक सो इट्स क्वाइट अ डिबेटेबल पॉइंट, और ये बिल्कुल भी एक छोटा पॉइंट नहीं है। और अगर आप लोग खुद ही सर्टन एपिसोड्स को निकाल के देख लें तो आई काइंड ऑफ एडमायर्ड शायान कि वो किस तरह से सर्टन पॉइंट्स पे जीनिया को खुद कह रहा होता है कि हम मोमेंट के लिए पढ़ेंगे, आप जो कुरान मजीद उसके लिए पढ़ रही हैं मैं उसमें खुद अपना हिस्सा डाल सकता हूँ। देयर वर सर्टन मोमेंट्स जिनसे गुजरा है शायान के, उसको वो चीज़ें थोड़ी हिट की गई हैं, लेकिन उस पर उसने अगर अपना रिएक्शन शो किया है तो वो उन्हीं रिएक्शन से निकल के ही बेहतरी की तरफ आया। आई मस्ट से कि वो पॉइंट्स ऐसे थे जो कि बहुत क्लियरली विजिबल नहीं थे, या उस पर पढ़ने वाले को खुद अपनी इंसाइट पुट करनी थी रादर देन कि वो बहुत क्लियरली विजिबल होते। ये कोई हूर अबान टाइप वाली जर्नी नहीं है कि हूर के साथ अबान का ट्रीटमेंट बहुत बुरा था और वो सडनली एक शिफ्ट आ गया और आप सब लोग कहो कि वाओ व्हाट अ ग्रोथ, क्योंकि जी वो बहुत क्लियरली विजिबल है। और शायान क्योंकि उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत माइनर वे में होती रही है, छोटी छोटी चीज़ों में उसने अपने आप को बदला है, तो शायान इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन जीनिया, ही इज बेसिकली अ टेकर इन द रिलेशनशिप। आई मस्ट से क्वाइट डबल स्टैंडर्ड्स। और एना के लिए उसका अच्छी चीज़ें करना और एना को स्पॉइल करना वाज अ डिफरेंट थिंग। वो उस बच्ची के साथ खुद से ही अटैच हुआ था, एज इफ के जैसे बच्चे आपको अट्रैक्ट कर जाते हैं। और फर्दर क्योंकि उसको एना में काफ़ी हद तक जीनिया ही विजिबल हो रही थी, एंड इट वाज दैट टाइम जब उनका रिलेशनशिप बहुत स्टार्ट में था और जीनिया की तरफ से उसको कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनिशिएटिव्स नहीं मिल रहे थे, एंड दे वर इन दैट पेस जहाँ पर वो अपने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे इन द वेरी स्टार्ट। तो फिर डेफिनेटली ही वाज काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एना। और अगर हम बहुत स्टार्ट के एपिसोड देखें तो वो इतना क्लियरली विजिबल है कि वो एना के साथ उसके शो और उसके सोने की रूटीन के साथ अक्सर चिढ़ जाया करता था, और इस पर भी उसको स्लाइटली कंसर्न्स थे, बट इट वाज इन अ वेरी स्मूथ वे कि उसको एना की तरफ जो है वो एक एफिलिएशन फील हुई, और एना काइंड ऑफ वर्क एज अ पाथ टू लिंक बोथ जीनिया एंड शायान, जो कि टिपिकली बहुत सारे रिलेशनशिप्स में होता है। एंड डेफिनेटली इनकी सेकंड मैरिज है, और सेकंड मैरिज के चैलेंजेस फर्स्ट मैरिज से बहुत डिफरेंट होते हैं, और उन सारे चैलेंजेस को इनके रिलेशनशिप के थ्रू मुझे लगता है कि बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है, जिसमें यू कांट जस्ट सिंपली मेंशन कि एक ही कैरेक्टर है जो दे रहा है और दूसरा जो है वो कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट है, इमोशनली हो या किसी भी तरह से। इट इज मेंशन्ड कि एक दफा शायान ने बोला था कि जीनिया जो है मेरी सबसे अच्छी बीवी है, लेकिन वो मेरी लाडली बीवी नहीं है, और उन्होंने लिखा है कि इस चीज़ को राइटर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। गाइज आई मस्ट से इट्स काइंड ऑफ अ लाइट मोमेंट जो कि एक एपिसोड में हुआ जहाँ पे द होल फैमिली वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट, और वहाँ पर शायान जो है वो फलक को छेड़ा होता है, आसिम को छेड़ा होता है कि ये आपकी लाडली बीवी है, लाइक मेरी बहन जो है फलक वो आपकी लाडली बीवी बन गई है। और क्योंकि उस टाइम एना भी उसके पास होती है और जीनिया भी वहाँ मौजूद होती है, एंड ही वाज सिबलिंग, या घर का कोई ऐसा बच्चा है जो कहीं ना कहीं मस्ती मजाक में रहता है, तो वो उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि जीनिया कभी भी मेरी लाडली बीवी नहीं बन सकती, एज इफ दैट लाडली का जो टाइटल है वो फलक के साथ अटैच है, क्योंकि शी इज मोर नाइव एंड शी इज यंग, और वो सबसे छोटी है, और आसिम उसको बहुत लाडों वाला ट्रीट करता है। तो वो उस सेंस में बहुत मजाक में कहता है कि मेरी लाडली अगर कोई होगी तो वो एना होगी। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ ग्रज कि वो कह रहा हो कि जीनिया जो है वो मेरी लाडली नहीं है, ही इज क्लियरली मेंशनिंग दैट वो मेरी सबसे अच्छी बीवी होगी, लेकिन वो मेरी लाडली नहीं, क्योंकि मेरी लाडली जो है वो एना है। आंटी तो बहुत एक कॉमन सा और बहुत नॉर्मल सा पॉइंट था कि वो रेफर कर रहा है स्पेसिफिकली हिज लव टुवर्ड्स एना, और उस चीज़ में वो ऐड कर रहा है फलक को हु इज बीइंग टैग्ड एज अ लाडली वाइफ, और साथ में वो जीनिया को मेंशन कर रहा है कि वो मेरी सबसे अच्छी बीवी है, लेकिन वो लाडली बीवी नहीं है, क्योंकि लाडली जो है वो एना है। और नीचे इन्हीं की फर्दर आगे कमेंट में एक और कमेंट है जिन्होंने थोड़ी सी हैरत शो की हुई थी कि क्या वाकई मतलब शायान ने ऐसा बोला, एज इफ डेफिनेटली इट साउंड एज अ सिन। तो मैं इस चीज़ को जेन्युइनली क्लियर करना चाहती थी कि राइटर की इनसाइट और ओवरऑल जो उस सीन की डिमांड थी वो ये थी। चीज़ को फर्दर क्लियर करना तो कहीं पर भी नहीं आता, उसको अंडरस्टैंड करना इज ऑन रीडर्स पार्ट कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इन्होंने ये कहा है कि शायान जो है उन्होंने शेम किया जीनिया को फॉर हैविंग द सेक्सुअल डिजायर्स। इट इज़ डेफिनेटली दैट टाइम जब शायान जो है ही गॉट अ हिट, क्योंकि ही वाज हैविंग क्वालिटी टाइम स्पेशली इन दोज कंज्यूमेटिंग मोमेंट्स जीनिया के साथ, और उन मोमेंट्स में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गाइस अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ द सीन, दैट पेक्यूलियर मोमेंट कि इट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर देम। और जीनिया अगर बिल्कुल बेख्तियाली में ही सही, अनकॉन्शियसली ही सही मोमेंट का नाम ले रही है, तो एट दैट टाइम दोनों कैरेक्टर्स की साइकी को समझने की जरूरत है। ना ही वो चीज़ जीनिया ने जान के की और ना ही वो चीज़ अगर शायान की साइकी को समझा जाए तो उसका कसूर है, क्योंकि उसने तो जो सुना उसको वही फील हुआ, और फिर उसने उन पर्टिकुलर सीन्स के बाद, उन मोमेंट्स के बाद अपना ऐसा रिएक्शन शो किया कि नाउ आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू कम क्लोजर टू जीनिया, एज इफ दैट वाज डेफिनेटली अ फॉर्म ऑफ अ पनिशमेंट फ्रॉम हिम टुवर्ड्स हर। और इस पे वो शायान जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा होता है कि आप अब इस तरह से बहुत तैयार होकर मेरे सामने आएंगी और मुझे सेड्यूस करेंगी। तो अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द कैरेक्टर, ना ही इज क्लियरली शोइंग हिज एंगर इन द फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स। और इसके बाद दीज मोमेंट्स आई मस्ट से वाज काइंड ऑफ अ हिट कि इसके बाद दे बोथ पर्ज देयर हार्ट आउट्स, और इक्वली जितनी उनके दरमियान मिसकम्युनिकेशन थी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, वो ओवरकम हुई। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें दे काइंड ऑफ ब्रू और वो फर्दर एक स्टॉर्म की तरफ जो है वो लीड कर रही होती हैं, जैसे आपको कोई चीज़ें पाइल अप हुए जा रही हैं और सडनली एक दिन जो है वो उनका बर्स्ट आउट होगा। तो इन दोनों के कैरेक्टर में दैट मोमेंट वाज देयर बर्स्ट आउट। एट लास्ट शी क्लेम दैट शायान डिड नॉट शो एनी ग्रोथ। आई मस्ट से सीरियसली अभी तक अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायान ने कोई ग्रोथ शो नहीं की, तो आई मस्ट से दिस इज काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्टेड पर्सपेक्टिव, क्योंकि शायान की जो ग्रोथ है दैट इज स्लाइटली स्मूथ, वो कोई बहुत 180 डिग्री का शिफ्ट नहीं है। और अगर हम आम जिंदगी में भी देखें तो क्या ग्रोथ एकदम से हो जाती है? डेफिनेटली ग्रोथ नीड्स टाइम विद द पेस ऑफ द इवेंट्स, विद टाइम एंड डेफिनेटली विद द ऑनगोइंग ऑफ द मोमेंट्स। और उस चीज़ में देखा जाए तो क्लियरली टिल नाउ शायान हैड कम अ लॉन्ग वे, और मुझे उसकी जर्नी जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल हो रही होती है, उसकी छोटी छोटी एफर्ट्स जो वो जीनिया की तरफ पुट कर रहा है, और डेफिनेटली उसने मोमिन वाले पर्सपेक्टिव को बहुत ध्यान से समझा है, जब वो एना के लिए इतना पॉजेसिव था कि मैं जो हूँ वो इसका असली बाप हूँ और जो एना है वो मोमिन की बेटी नहीं है। दैट वाज वंस अगेन एज अ क्वेश्चन टुवर्ड्स हिज पर्सनालिटी एंड आइडेंटिटी, क्योंकि वो इनके रिलेशनशिप में एक मर्द है, और अगर मर्दों की साइकी को समझा जाए तो ये चीज़ बहुत ट्रिगरिंग होती है उनके लिए, बिकॉज ही नोज दैट दिस इज माई फैमिली, बट जीनिया और एना मेरी फैमिली होने के बावजूद भी मेरी नहीं है, बिकॉज समहाउ मोमिन इज अटैच्ड एंड लिंक विद
देम, और उसको एक इनसिक्योरिटी फील होती है अपनी ज़ात में, और उस इनसिक्योरिटी को बहुत क्लियरली डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पर मैं कोई शायान की साइड नहीं ले रही या मैं ज़ीनिया की भी साइड नहीं ले रही, मुझे लगता है कि एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक था जिसको बहुत स्मूथली जो है वो उठाया गया, और उसके अलावा उसको बहुत क्लियरली डिपिक्ट भी किया गया कि ज़ीनिया अपनी जगह ठीक थी, शायान अपनी जगह ठीक था, एंड दे बोथ टॉक टू ईच अदर टू सेटल डाउन देयर मैटर्स। और फर्दर शायान जो है वो इस चीज़ पे क्लियरली राजी हो जाता है कि जैसे मैं ही गलत था, और मुझे पता है कि किस तरह से आपके दिल में मोमिन के लिए रिस्पेक्ट है, एना जो है वो हमेशा मोमिन की बेटी रहेगी, बट क्योंकि एज अ काइंड ऑफ अ फादरली फिगर एना के साथ जो है वो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर हुआ है, तो डेफिनेटली उस चीज़ को मैं मिस नहीं कर सकता अपने रिलेशनशिप में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे नज़दीक। तो इस तरह के पॉइंट्स को बहुत क्लियरली विजिबल किया गया, और इन्हीं चीज़ों के थ्रू ही तो हमें नजर आ रहा है कि शायान्स कैरेक्टर डेफिनेटली हैड शोन अ प्रॉपर ग्रोथ। इसी तरह एक और है, उन्होंने लिखा हुआ है कि नॉवल में कोई ऐसा सीन भी होना चाहिए कि एना से शायान जो है वो उसके बाप के बारे में बात करे। आई थिंक सो उसके लिए तो ये चीज़ थोड़ा अर्ली है, बिकॉज एना बहुत छोटी है, और अगर नॉर्मली शायान के कैरेक्टर को समझा जाए तो वो एना के साथ फ्रीली हर तरह की बात कर रहा होता है, एज वो बहुत छोटी एज में ही उसको अपने साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहा है कि यू आर अ फ्रेंड विच आई वाज एक्चुअली क्रेविंग फॉर, या मेरी एना जो है वो मुझे समझती है। तो उस लिहाज से मे बी दिस इज क्वाइट अर्ली। हाँ, ये आपकी एक सजेशन हो सकती है, लेकिन अ काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबल थिंग एज वेल, क्योंकि एना तो शायद उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगी, लेकिन शायान जो है वो अपनी इनसाइट को डेफिनेटली शो कर सकता है। हाँ, कुछ टाइम तक बड़े होने के बाद, एज आई थिंक सो शायान हैड ऑलरेडी वंस मेंशन्ड टू ज़ीनिया कि हम जो है वो एना से इस तरह की कोई बात नहीं छुपाएंगे और उसको बताएंगे, बट आई होप सो कि वो जो शायान को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हो रही होती है कि एना जो है वो मेरी बेटी है, तो वो मेरी बेटी रहेगी, लेकिन डेफिनेटली हम उसे इस चीज़ को छुपाएंगे नहीं। तो वो चीज़ बहुत क्लियर थी, और ज़ीनिया ने उस पर कह भी दिया कि वो हमेशा आपकी बेटी रहेगी, नो डाउट, क्योंकि सिर्फ पैदा करना ही इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, द लव एंड द केयर एंड द अपब्रिंगिंग वन शोज दैट मैटर्स इवन मोर समटाइम्स। तो एना ने तो उस सारे फिगर्स में जो है वो शायान को ही देखा है एज अ फादरली फिगर, एज द वन जो उस तरफ लव या अटेंशन या केयर शो करे और उसको ओवरऑल पैम्पर कर रहा है। तो आई थिंक सो ये चीज़ उस पॉइंट के साथ लिंक कर जाएगी कि एना जो है वो शायान को इस तरह देख रही है। एक और जो है वो कमेंट है वो यही है कि शायान जो है वो ज़ीनिया को किनोला भी लगा रहा है, और जो घर दबाने के लिए ज़ीनिया को आंटी आएंगी वो उस चीज़ पे भी गुस्सा हो रहा है कि एज इफ मुझे खुद ही दबाना है। तो इन पॉइंट्स तो डेफिनेटली मैं भी अग्री करती हूँ, क्योंकि समटाइम्स थिंक इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ये कहो कि तुम्हारा ये काम भी मैं कर लूँ या मैं इसको ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से कर लूँगा। नो डाउट शायान इज़ ओवरऑल हेल्पिंग ज़ीनिया इन एवरी सिंगल टास्क, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि एक कैरेक्टर को वीक बनाती हैं ओवरऑल, जब हम उनके साथ लिंक कर दें या अटैच कर दें। और ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायान को ओवर द टॉप कुछ डिपिक्ट करने की कोशिश करी थी, और उसमें बजाय ये कि वो कोई बूस्ट उसका कैरेक्टर होता या कोई बहुत हीरोइक विजन दिया जा रहा हो कि जी सब काम वो खुद कर रहा है, दैट कंप्लीटली साउंड्स आउट ऑफ द बॉक्स, वो थोड़ा सा ऑड लग रहा है। बट मैं डेफिनेटली उस पर ये नहीं कहूँगी कि ऐसा होता नहीं है। डेफिनेटली देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हस्बैंड जो कि इस तरह से अपनी वाइफ को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और नो डाउट वो बहुत और भी छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं था कि अब ज़ीनिया को अगर दबाना भी है, और बहुत पर्टिकुलर सा दबाना होता है। देयर आर स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द बॉडी, जैसे आपको एक मैसियर है, उसको पता है कि मसाज देते वक्त अप्रोप्रिएट बॉडी पार्ट्स को, प्रेशर पॉइंट्स को जो है वो उसने प्रेशर एक्सर्ट करना है उन पे, किसको दबाना है, तो प्रॉपर्ली जो आफ्टर बर्थ दबाना वगैरह होता है वो उस कैटेगरी में आता है। तो मुझे नहीं लगता कि शायान को इतना क्लियरली उसके बारे में भी पता होगा। ओके फाइन, वो ऐसा साउंड हो रहा है कि मैं हेल्प कर देता हूँ, लेकिन ये चीज़ें कुछ जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं थी। फॉर मी दो साउंड ऑड एज वेल एंड इक्वली अननेसेसरी एज वेल। एक और कमेंट है वो शायद शायान और इनसे कहीं लिंक कर रहा है। इट्स अ जनरल कमेंट कि जो नॉवल है वो एक फैंटेसी बेस्ड स्टोरी है, और थैंक गॉड उसमें किडनैपिंग नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं है, तो फिर हमें उसको इस तरह से जज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है कि डेफिनेटली जो स्टोरीज हैं वो फिक्शनल ही होती हैं, और मैं ये बात हर वीडियो में कह रही होती हूँ कि फिक्शन जो है वो एक लिबर्टी नहीं देता कि आप हर तरह के ट्रू इवेंट से लिबरेट हो जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इवन जो फिक्शन है, बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, दैट मेक्स द थिंग अपीयर क्लोजली एंड नियर टुवर्ड्स द रियलिटी, और वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है लाइफ को। तो उस लिहाज से हम ये कह नहीं सकते कि वी शुड नॉट जज दीज कैरेक्टर्स इन दिस वे। ये कैरेक्टर्स काफ़ी हद तक आम इंसानों का ही रूप लिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन डू सच थिंग्स, और उनकी ट्रेड्स को इस तरह से डायसेक्ट किया जा सकता है, उन पे बहुत सारे वैलिड आर्ग्यूमेंट्स पुट किए जा सकते हैं। इक्वली इन्होंने कहा है कि कोई किडनैपिंग बेस्ड या टॉक्सिसिटी बेस्ड नॉवल नहीं है, तो एटलीस्ट दैट्स अ गुड पॉइंट। ये कंप्लीटली एक डिफरेंट कैटेगरी है। हाउ कैन वी से कि एक नॉवल है जो सिंपल अपने डिफरेंट ट्रोप्स के साथ है, डिफरेंट कैटेगरी के साथ है, और आप ये कहो कि उसमें किडनैपिंग और टॉक्सिसिटी नहीं है। किडनैपिंग बेस्ड नॉवल्स डिफरेंट होगी, उनकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी ही किडनैपिंग नॉवल्स वाली होगी। ये नॉवल तो 3 तरह के ट्रोप्स पे बेस कर रहा है, बेसिकली तो सेकंड मैरिज पे और एज डिफरेंस पे, और उसके अलावा एक कन्वेंशनल कपल है। मैं किडनैपिंग बेस का तो ओवरऑल इस तरह से तो कोई चीज़ ऐड की नहीं है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि एटलीस्ट इन नॉवेल्स में टॉक्सिसिटी नहीं है और किडनैपिंग नहीं है, तो दैट्स अ वैलिड पॉइंट। किडनैपिंग वाले नॉवेल्स अलग कैटेगरी में फॉल करेंगे, ये नॉवल अलग कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो डेफिनेटली हर चीज़ को उसकी अपनी कैटेगरी में ही हम जो है वो जज करेंगे। इक्वली यहाँ मैं एक और बात कह दूंगी कि हर राइटर का एक अपना पेक्यूलियर, एक अपना पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल है। मेरे नज़दीक अगर मैं किसी राइटर के काम को रिव्यू कर रही हूँ या क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रही हूँ, या कोई भी और अगर उनसे रिलेटेड जो वो फीडबैक शेयर कर रहा है, तो वो उसको उसके काम और उसके काम के कैलिबर के हिसाब से ही रेट करेगा। मैं ये कह के पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकती कि दैट एटलीस्ट दिस गर्ल इज नॉट शोइंग टॉक्सिसिटी, दैट्स इन इटसेल्फ अ पॉजिटिव एंड अ प्लस पॉइंट। लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि जो जिस तरह से लिखने का एक कैलिबर रखता है, हर राइटर को उसके अपने काम, उसके स्किल्स और उसके कैलिबर के हिसाब से ही मैं जज करूंगी कि हाँ उसमें इस तरह का पॉजिटिव पोटेंशियल है और वो अपने काम को इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, देयर इज सर्टेन रूम ऑफ इंप्रूवमेंट। इस वजह से अगर आप लोगों के भी ज़हन में ये एक बात है कि फलां राइटर जो है वो एटलीस्ट टॉक्सिसिटी नहीं लिख रहा या एटलीस्ट एक पर्टिकुलर सेट के साथ नहीं आ रहा, तो जी ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, नो डाउट। बट हम कंप्लीटली उस एक पॉइंट को सारे ही काम पे कवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक राइटर जो क्रिंज लिख ही नहीं रहा, जो लिखी बहुत पॉजिटिव और बहुत एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ लिख रहा है, तो डेफिनेटली आई वुड नेवर एवर एक्सपेक्ट कि वो कुछ क्रिंजी
साइड पर जाएं या वो कुछ टॉक्सिक साइड पर जाएं। और ये मैं जनरली एक बात कर रही हूँ सभी के लिए, जो राइटर अपनी ट्रेड्स में अपनी स्किल्स में जिस कैलिबर का होगा, आई डेफिनेटली रिव्यू इट अकॉर्डिंगली। देन श्योरली हम उन सारे ट्रेड्स को जो है वो थम्स अप कंसिडर कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव हैं और जो कि फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ है। एक और कमेंट है, वो कह रही है कि जो जीनिया है वो स्टिल शयान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं और विदाउट इवन गेटिंग अ सिंसियर अपॉलॉजी जो वो शयान के साथ रह रही हैं। और यही चीज़ अगर फलक या हूर के साथ इंप्लीमेंट की जाए तो क्योंकि उनका एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है, दे हैव देयर बैकबोन्स, तो क्या वो अपने हस्बैंड्स की इस तरह की बातों को बर्दाश्त करेंगी? सबसे पहले तो आई हैव क्लियरली मेंशन्ड कि आप एपिसोड जाके क्लियरली पढ़ लें। आई थिंक सो इट्स दैट टीयर जर्गर एपिसोड। उसमें शयान प्रॉपर्ली जीनिया से अपोलोजाइज कर रहा है, वो उससे माफ़ी मांग रहा है और बाकी भी उनकी जो मिसकम्युनिकेशन है उसको वो क्लियर कर रहे हैं। सेकंडली, अगर आप अबान और हूर को देखें तो मेरे नज़दीक उनका रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा टॉक्सिक था। एंड व्हाट वर हूर डूइंग? शी वाज साइलेंट, शी वाज म्यूट, ऑल्दो जो उसका भाई है आसिम, दैट इज सच अ स्ट्रॉन्ग बैकबोन एंड अ स्ट्रेंथ उसके लिए, उसकी अपनी फैमिली है। तो हाउ कुड यू से कि यही चीज़ अगर हूर के साथ हुई होती, वो कभी भी अपने हस्बैंड के साथ रहना रही होती है, उसको माफ़ नहीं करती। हूर के साथ तो ये सब कुछ हो चुका है, इससे भी ज़्यादा टॉक्सिक, लेकिन उसने किसी के साथ शेयर ही नहीं किया। वो वाली एपिसोड भी जाकर पढ़ी जिसमें अबान की टॉक्सिसिटी की वजह से ही, उसकी इतने वायलेंट बिहेवियर की वजह से ही हूर की जो रिस्ट है वो फ्रैक्चर हो जाती है और आसिम उस चीज़ को नोट कर लेता है। एंड स्टिल हूर इज डिफेंडिंग अबान इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर। वहाँ पर भी क्लियरली विजिबल है कि हूर भी अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए इमोशनल डिपेंडेंसी हो या किसी भी तरह की सपोर्ट हो, वो डेफिनेटली शो कर रही है। एंड आई थिंक सो सेम गोज फॉर फलक। आसिम का एक्सीडेंट हुआ होता है, नो डाउट फलक ही की कुछ फलक की मिस्टेक्स होती हैं, डेफिनेटली द इंपल्सिवनेस ऑफ आसिम एज वेल, लेकिन उसके बाद फलक जिस तरह का बिहेवियर शो कर रही होती है एंड अ स्लाइट मैच्योरिटी शी इज शोइंग ऑन हर पार्ट, ज़्यादा चीज़ों को वो रिवील नहीं कर रही होती एंड शी इज डेफिनेटली कंसिडरिंग एंड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर मिस्टेक्स और अपनी मामा को कुछ नहीं बता रही होती है, कि दैट क्लियरली शोज कि ऑब्वियसली शी इज डिपेंडिंग अपॉन आसिम एट दैट टाइम एंड दैट थिंग इज नॉट समथिंग कि जिसको आप नेगेटिवली रिलेट करो कि जी वो कोई डिपेंडेंसी है। दिस थिंग इज व्हाट यू कॉल्ड के one partner is really trying to work out their marriage and they are depicting the compromise that is somehow a substantial element in a marriage. And here I'm definitely not saying कि कुछ females हैं जो females हैं उन्हें ही सिर्फ compromise करना होता है। I completely believe in equality। बिल्कुल ये इक्वली मर्दों का भी है कि मैरिज इज अ टू वे थिंग। आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट एक ही बंदा है जो दिए जा रहा है और दूसरा जो है वो इज ओनली टेकिंग। इट्स अ गिव एंड टेक थिंग और कंप्रोमाइज दोनों ही साइड से हो सकते हैं, दोनों ही तरफ से इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकती है। आप एक दूसरे की सपोर्ट जो है वो बन सकते हो। तो मेरे नज़दीक ये पॉइंट जो है वो काफ़ी ऑड सा था कि जीनिया को इस तरह से कंसिडर कर लेना कि जैसे वो कोई बहुत ही बेचारी लड़की है, एज इफ डेफिनेटली वो एक ऐसे घर से आई है जो इतने रिच नहीं है, फाइनेंशियली इतने अपग्रेडेड नहीं थे और उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया और फिर वो एक ऐसा रोल प्ले कर रही है इस फैमिली में कि वो उनकी मर्जी से लाई गई बीवी है। डेफिनेटली लॉट्स ऑफ चैलेंजेस और उन चैलेंजेस में शयान ने उसकी हेल्प की है। What had he done? He surely made others understand that how important Xenia is for him। और मोस्टली तो उसको मेरे नज़दीक मैं समझती हूँ कि शयान जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम दे रहा होता था Xenia को, ऑल द टाइम शोइंग सर्टेन केयर एंड लव और सर्टेन जो है उसकी इनसिक्योरिटीज़ भी थी, सेंसिटिव भी था वो कुछ मैटर्स को लेके। तो मुझे तो हमेशा से लगता रहा कि शयान के ज़हन में अगर कोई डे वन की अपनी मामा का और जीनिया का रिलेशनशिप भी देखा जाए तो वो भी इस ग्रोथ का ही नतीजा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरह उसके साथ कितनी बेहतर हुई है और उस चीज़ को इसी तरह ही लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि आम जो फैमिलीज़ हैं हमारे माशरे में इर्द गिर्द वो इसी तरह ही हो रहा होता है। 180 डिग्री का शिफ्ट इस तरह के मामला में नहीं आता कि वेरी नेक्स्ट डे सब बहुत स्मूथ हो जाए, सब बहुत अच्छे हो जाए। ऑल दोज कैरेक्टर्स दे शो पर्टिकुलर साइड वाइल डीलिंग विद जीनिया। अपने अपने कैरेक्टर्स के लिहाज से शयान की माँ को थोड़ा वक्त लगा उसको कबूल करने में, इक्वली जो हूर है वो थोड़ा उसका रिलेशनशिप जो है वो जीनिया के साथ थोड़ा जल्दी हील हो गया। है तो फलक वही कि अपने आप में ज़्यादा रह रही होती है और उसके अपने चैलेंजेस चल रहे थे, तो उसका जीनिया के साथ बहुत नॉर्मल सही रिलेशनशिप है। फिर घर के बाकी भी अफराद, और अब अगर इस चीज़ को आके अंडरस्टैंड किया जाए आफ्टर गिविंग बर्थ, तो मुझे लगता है कि जिस तरह घर वाले सारे उसका ख्याल रख रहे हैं और इन सम सीन्स दे आर एक्चुअली पुटिंग जीनिया अबव शयान, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रोथ ही हैं। डेफिनेटली आपको चीज़ों को अर्न करना पड़ता है जब इस तरह के चैलेंजेस हों, वो आपको विद द क्लिक या स्विच जो है वो ओवरनाइट नहीं प्रोवाइड कर दी जाती। और इनके रिलेशनशिप में वो चैलेंजेस जो है इन्होंने फेस किए हैं और उस चीज़ को बहुत ही स्मूथली डिपेक्ट किया गया है और उस पर शयान की इन इटसेल्फ एफर्ट्स को और उसकी ओवरऑल अटेंशन को हम कभी भी निगेट नहीं कर सकते। डेफिनेटली ही वाज प्लेइंग द मेजर रोल इन ऑल दीज थिंग्स। कैरेक्टर्स की ग्रोथ जरूरी नहीं है कि एक जैसी हो, क्या हर इंसान की जर्नी एक तरह की होती है, कि उनकी ग्रोथ एक तरह की होती है। तो आप लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स डेफिनेटली एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नहीं डिपिक्ट किए जाते, उनकी अपनी लाइफ और अपने चैलेंजेस को शो किया गया जैसे कि आम जिंदगी में होता है। और यही चीज़ हर इस कपल के साथ अटैच है। कुछ लोगों की जो ग्रोथ है वो बहुत शार्पली और क्लियरली विजिबल है, जैसे अबान हो गया, क्योंकि उसकी बहुत ओपन बहुत स्ट्रेट सी है। और कुछ लोगों की ग्रोथ जो है वो इतनी आप लोगों को नजर नहीं आ रही, लेकिन डेफिनेटली ग्रोथ इज देयर। वो थोड़ी स्मूथ है, थोड़ी स्लो है, और क्योंकि वो कोई इतनी ट्रेमेंडस या ह्यूज नहीं थी, कहूंगी कि दैट टीयर जो एपिसोड वाज लिटरली द शिफ्ट जो शयान के कैरेक्टर में हमें नजर आता है। वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि वो अंदर से दिल से एक बुरा इंसान है ही नहीं। सर्टेन इनसिक्योरिटीज उसने अपने साथ अटैच कर ली थी, उसके कुछ मूड स्विंग्स थे जिसने उन्हें बेसिकली ग्रैब कर लिया था, ओवर पावर कर दिया था उसकी एक्चुअल रीजनिंग और थिंकिंग को, जिसकी वजह से वो एक सर्टेन शिफ्ट में सोच रहा था। और आई थिंक सो इन पेक्यूलियर सीन्स और इवेंट्स को भी 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं अब तक, तो जो एपिसोड्स आई हैं उसमें थ्रू आउट शयान की ग्रोथ बहुत विजिबल है। इसीलिए मैं ये बात बार बार कह रही होती हूँ कि प्लीज कैरेक्टर्स की साइकी को समझें, उनकी ट्रेट्स को अंडरस्टैंड करें। दैट वुड मेक यू हेल्प आउट कि आप उनकी
उनकी ओवरऑल जर्नी को अंडरस्टैंड करें, उनके रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करें और फिर आप फर्दर बेशक उन्हें जिस तरह से मर्जी कैटेगराइज कर दें। इवन इन द वेरी लास्ट एपिसोड शायान जो है वो खुद अपने मुंह से ही कह रहा है कि मैं तो भाई बस आपका ही होकर रह गया हूँ, कोई हॉस्पिटल, कोई घर, कोई ऑफिस नहीं, मैं तो सिर्फ जो है वो आप ही के साथ लिंक हूँ। और काइंड ऑफ आई एग्री विद दिस थिंग, क्योंकि मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो शायान है जीनिया के साथ एक इतनी ही कंफर्ट प्लेस शो कर रहा होता है कि एज इफ आपको कि बस मैंने आपका पल्लू पकड़ लिया और मैं आपके पीछे पीछे जो है वो वॉक कर रहा हूँ। तो दीज आर फ्यू सीन्स जिसमें डेफिनेटली एक चीज़ भी डिपेक्ट होती है कि शायान जो है वो बहुत ही लाड दिखाता है, बट लाड दिखाना डज नॉट निगेट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो सारी चीज़ें तो क्लियरली डिपेक्ट कर रहा है, वो फर्दर एक लेवल ऑफ कंफर्ट आपको या लव को या फिर ये को कि किसी इंसान के साथ जब आप अच्छा महसूस करो और फिर आपका पार्टनर भी हो तो फिर आप उसको जानबूझ के भी इस तरह की एक चीज़ें जो है वो शो करवा रहे हो। शायान का कैरेक्टर जो है वो बहुत स्टार्ट से ही ऐसा रहा है, वो बाकी सबको भी जो है वो अपने लाड दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। फर्दर मैं इस चीज़ को ऐड करूँगी कि ये ग्रोथ ही है, ये वो कंफर्ट और अटेंशन ही है जिसकी वजह से जीनिया ओपनली शायान के साथ हर बात कर रही है और वो क्लियरली उसको प्लीज़ भी कर रही है और ओवरऑल जीनिया की जो एक सेक्शुअल ग्रोथ है वो भी हमें नजर आ रही है। तो देयर ऑल दीज एस्पेक्ट्स विच शो के जीनिया हर सेल्फ इज नाउ सो वेरी फ्री। जो जीनिया की भी ग्रोथ बहुत क्लियरली विजिबल है अगर नॉवल के बहुत स्टार्ट में देखा जाए और अब देखा जाए तो ये वाली जीनिया उस जीनिया से कंप्लीटली डिफरेंट है। डेफिनेट राउंड अबाउट 1 ईयर तो डिपेक्ट किया गया है और उसमें हमने जीनिया के भी डिफरेंट मूड स्विंग्स को देखा है, उसकी एक ऑन एंड ऑफ पर्सनालिटी में शिफ्ट देखा है, उसकी रीजनिंग बहुत क्लियरली डिपेक्ट थी। और अब वाली जो जीनिया है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट और मैं कहूँगी कि काफ़ी हद तक ग्रोन और स्लाइटली एम्पावर्ड और अपनी सोच में इंडिपेंडेंट है और काफ़ी कंफर्टेबल जीनिया है बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी और इवन शायान के साथ भी। इसके लिए तो सारे कमेंट्स थे जिन्हें मैंने ऐड किया और मैंने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया। यू गाइस कैन डेफिनेटली अग्री टू डिसअग्री, बट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड विजन के साथ जो है वो चीज़ों को ना दिखा करें। वेल इट डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग एज वेल, कोई किस तरह से उस सीन को जो है वो परसीव कर रहा होता है। तो दैट्स वाई आई मोस्ट ऑफनली पिक अप योर कमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों को मजीद एलैबोरेट कर सकूँ और आप लोगों को भी उस पर जो है वो इंसाइट दे सकूँ। वेल अगर हम पर्टिकुलरली एपिसोड की बात करें तो एपिसोड वाज गुड। मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई सीन्स पसंद आते हैं तो वो एना के पसंद आ रहे होते हैं, जिस तरह अबान ने उसको उठाया और फिर जिस तरह वो शायान की गोद में बैठी होती है और अपने नए आने वाले भाई को स्कैन कर रही होती है, उन्हें बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया हुआ है। और बाकी मोस्टली जो नॉवल्स हैं उसमें क्योंकि इतनी ज़्यादा बच्चों के सीन्स नहीं लिखे होते हैं, इतने क्लियरली डिपिक्टेड नहीं होते, तो इस नॉवल में जब भी फिर एना के शायान के साथ सीन्स हों या चाहे वो अबान के साथ हों, हूर के साथ हों और कभी कभी दूसरे भी कैरेक्टर्स के साथ हो, तो वो मुझे इन इटसेल्फ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे होते हैं और काफ़ी ऑन अ लाइटर पेस और पढ़कर भी यू फील रिफ्रेशिंग, तो मज़ा आ रहा होता है। सिमिलरली फैमिली सीन्स आर माई इक्वली फेवरेट। मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही होती हूँ नॉवल्स में क्योंकि कपल्स को ही बस टाइम दिया जा रहा होता है और उसके अलावा जो है वो उनके रोमांस पे जो है वो खूब हाथ साफ किए जा रहे होते हैं। वेल डेफिनेटली दोज नॉवल्स आई डोंट कंसिडर देम पर्टिकुलरली गुड क्वालिटी बेस्ड नॉवल्स, और बट डेफिनेटली द नॉवल रंजिश कल्ब इट शोज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम और उसका ट्रोप ही जो है वो इस साइड पर है और फिर उसमें डिफरेंट कपल्स हैं, उनकी स्टोरी को पैरेलली मूव किया हुआ है। तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि जब फैमिली सीन्स हों, सब एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं रादर देन जस्ट कि वो अपने रूम्स तक स्टक हैं या उन्हीं के कोई पेक्यूलियर सीन्स आ रहे हैं। इसी तरह जो एपिसोड के लास्ट वाले सीन्स थे वो फीडिंग बेस्ड सीन्स थे और उस सारे प्रोसेस को लिखा हुआ है। वेल पर्सनली मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती नॉवल्स में इसको डिपिक्ट किया जाए, बट स्टिल आई थिंक सो कि इस एपिसोड में या इनके पर्टिकुलर सीन को काफ़ी न्यूट्रल बेस पे डिपिक्ट किया गया एज इफ के एक एक्ट ऑफ फीडिंग को लिखा जा रहा हो रादर देन मेकिंग इट सेंसेशनल या इस चीज़ को सेक्शुअलाइज किया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है, जो कि वंस अगेन स्मटी कैटेगरी में आ रहा होता है। तो आई एम स्लाइटली फाइन विद दिस थिंग कि एटलीस्ट अगर उस चीज़ को लिखा हुआ है तो उसको एक एक्ट के तौर पर दिखाया गया है, उस चीज़ को कोई बहुत ज़्यादा शर्म हया वाले एलिमेंट में या कोई रोमांटिक कैटेगरी में या कोई सेक्सुअलाइजिंग कैटेगरी में नहीं पुट किया गया हुआ। टिपिकली बहुत सारे यूट्यूब के जो नॉवल्स हैं उनमें ये चीज़ हो रही है और उसको बहुत क्लियरली डिपिक्ट किया गया होता है। इधर जीनिया और शायान के सीन में इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं थी, वो काफ़ी हद तक न्यूट्रल पेस पे थी। थिंग्स आई वांटेड टू शेयर और मैं इनको एनालाइज करना चाह रही थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर इससे रिलेटेड अपना फीडबैक देना है। आप लोग एपिसोड से रिलेटेड अपना फीडबैक शो कर सकते हैं और आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि इफ़ यू गाइज वांट तो मैं आसिम और फलक पे एक वीडियो बना दूँगी या हूर और अबान पे वीडियो बनाऊँ उनके कैरेक्टर्स या उनकी ट्रेड्स को लेकर। लेकिन क्योंकि कमेंट्स में ज़्यादातर जो डिबेट है वो फलक के कैरेक्टर पे हो रही होती है या ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जो ज़्यादा डिबेटेबल होते हैं, तो इफ़ यू गाइज हैव एनी स्पेसिफिक डिमांड तो यू कैन कमेंट इट डाउन। मेक श्योर कि मैं उसको भी नेक्स्ट किसी वीडियो में रिव्यू के तौर पर ऐड कर लूँगी। वेल दिस वाज ऑल, आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। Do remember me in your prayer. Give the video a thumbs up. Do like and share and subscribe the channel. I look forward to your genuine feedback. Allah Hafiz.